वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, कोरोना काल में हिफाजत, अपनी खुद की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रिकॉशन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिकॉशन भी करिए, घर पर रहिए और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ाई भी करते रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वीएन क्लासेस हर प्रकार की तैयारी में आपकी सहायता करता है। आज हम इंग्लिश की बात करेंगे। बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस पड़े हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं ना कि आने वाले समय में कुछ दिन में आपको बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी, बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी। तो उस वैकेंसीज के प्रिपरेशन के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है, वीएन क्लासेस सर्च करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी सारी जो अपडेट्स है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इस प्रकार से तैयारी करते रहिए, अपनी क्वेरीज को हमारे साथ साझा करते रहिए। कमेंट बॉक्स पर जितने भी आपकी समस्याएं हैं वो शेयर करिए और आई विल ट्राई टू रिमूव ऑल ऑफ देम। मैं उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन और कंजक्शन बचा था, उसे भी हम कवर करेंगे। बल्कि हम फिर से एक बार आएंगे बैक, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आएंगे। हो सकता है कि तो एक नया रूल आपको मिल जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आज शाम से चलेगा, लाइव 7 बजे से चलेगा। तो जितने लोग हो सकते हैं वो शाम 7 बजे आइएगा और लाइव जो है मेरे साथ डिस्कस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एमबी बुक की। मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। एक नया टॉपिक है टेंस का। टेंस की शुरुआत करेंगे। बिना देर के हुए हम लोग टेंस शुरू करते हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि ये टेंस शब्द होता क्या है, व्हाट इज टेंस। अगर हम टेंस की बात करें तो ये जो टेंस शब्द है मित्र, ये क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है टेम्पस। लैटिन वर्ड है टेम्पस, और ये लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला हुआ है। इस टेम्पस का मतलब क्या होता है? इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम, समय, काल। क्या कहते हैं? टेंस शब्द लैटिन शब्द टेम्पस से निकला है। इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब टेंस क्या होता है? टेंस वह शब्द है जो काल का बोध कराता है, जो समय का बोध कराता है। किस काल का बोध कराता है, किस समय का बोध कराता है? तो वह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी वर्तमान, भूत और भविष्य की बात करता है। तो वह समय या वह शब्द जिसके द्वारा वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है, वर्तमान, भूत और भविष्य की गतिविधियों की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं टेंस। तो अगर इंग्लिश में इसके डिफिनेशन की बात करें तो टेंस इज द वर्ड दैट डिनोट्स द टाइम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हरी, यहाँ पर लिखा हरी वाज आ स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया है हरी इज अ स्टूडेंट, हरी इज अ स्टूडेंट। और एक तीसरा सेंटेंस यहाँ पर हम दे रहे हैं कि हरी विल बाय अ बुक, बाय अ बुक। अब आप देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने है। हरी वाज अ स्टूडेंट, यहाँ पर वाज है, हरी वाज, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है, वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। हरी इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर हरी विल बाय अ बुक, यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है। आप देखिए पहले वाले सेंटेंस में बात किस समय की बात की जा रही है, किस काल की बात की जा रही है? तो यहाँ पर वाज है, और जहाँ पर वाज और वर्ब का प्रयोग होता है आप जानते हैं कि वो अतीत की बात होती है। तो यहाँ पर हरी वाज अ स्टूडेंट, यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पर हरी इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर इज है, इज वर्तमान के लिए आता है, इज एमआर वर्तमान के लिए आता है। तो यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट काल की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है? हरी विल बाय अ बुक, हरी एक किताब खरीदेगा। न तो अतीत में खरीदा था, न वर्तमान में खरीद रहा है, बल्कि भविष्य में खरीदेगा, आने वाले समय में खरीदेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये यहाँ पर किस टाइम का बोध हो रहा है? सेंटेंस में ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो पहले वाले में पास्ट, दूसरे में प्रेजेंट और तीसरे में फ्यूचर की बात हो रही है। तो जिस शब्द से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम की बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेंस। अब आइए देखते हैं टेंस के प्रकार कितने होते हैं।
फ्रेंड्स अगर हम टाइप ऑफ टेंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पहले टाइप ऑफ टेंस दिखाते हैं। टाइप ऑफ टेंस की बात करें तो प्रत्येक ये जो टेंस है ना, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका क्या है? तीसरा है यहाँ पर फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। और इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? समय के आधार पर होता है। ठीक, इसमें यूज होने वाली वर्ब के आधार पर यहाँ पर हो रहा है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब यहाँ पर एक चीज बात करते हैं, पहले हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि प्रत्येक के सब पार्ट क्या होते हैं, फिर हम बारी बारी से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इसके जो सब टॉपिक है उनकी चर्चा करते हैं, उसके डिफिनेशन की बात करते हैं, उसके जो रूल्स हैं, आपके रूल से मतलब है जो वॉइस और नरेशन में काम आएगा, तो हम इसके रूल्स की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो जिस प्रकार से हमने आपसे बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से 4 सब टाइप्स होते हैं? सेम होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने दिया ना 4, यहाँ पर पहला क्या है? ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा यहां पर क्या है? दूसरा है यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये 4 प्रकार के टेंस हुए, मतलब 4 सब टाइप हो गए प्रेजेंट के। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, 4 सब टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे यहाँ पर है ना, तो सारे में आप प्रेजेंट के स्थान में पास्ट कर देंगे, वो सारा का सारा सब टाइप सेम होगा। तो इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट जो यहाँ पर दिया ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये 4 सब टाइप्स पास्ट के हुए। इसी प्रकार से ये फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर टेंस के भी 4 सब टाइप्स हुए। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कुल मिलाकर के 12 सब टाइप्स होते हैं तीनों टेंस के मिलाकर के। अब यहाँ पर हम बारी बारी से क्या करेंगे? बारी बारी से हम एक एक को उठाते हैं और फिर उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, थोड़ा सा पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं, फिर हम यहाँ पर रूल लाते हैं। या हम यूं कहें कि पहले हम प्रेजेंट को ही उठाते हैं, प्रेजेंट के सब टाइप्स की चर्चा करेंगे और फिर हम पास्ट और फ्यूचर आएंगे और फिर उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट माने वर्तमान, टेंस मीन्स काल, वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो आप कहेंगे वह टेंस जिसमें वर्तमान अवस्था का बोध होता है, वर्तमान गतिविधियों का बोध होता है, वर्तमान में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी द टेंस विच डिनोट्स, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो आप कहेंगे द टेंस विच डिनोट्स ongoing या going on action is known as present tense. The tense which denotes है, who is known present tense. The tense which denotes ता है, ती है, ते है is known as present tense. यानी जिस वाक्य के अंत में, जैसे होता क्या है ना, हमने आपसे बोला कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय में
कार्य के होने का बोध होता है, कार्य हो रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखिए पढ़ता है। फिर एक यहाँ पर क्या लिखा कि वह गीत गा रही है, वह गीत गा रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जरा देखिएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, वह गीत गा रही है, दोनों सेंटेंस यहाँ पर है। पहले सेंटेंस में क्या है, कार्य क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है का मतलब अभी पढ़ रहा है, पढ़ता है। यहाँ पर नहीं कि राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है मतलब वर्तमान समय में या वर्तमान में कार्य चल रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य के होने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे में क्या है, वह गीत गा रही है। यहाँ पर भी क्या है, कार्य जारी है। तो जिस टेंस के द्वारा कार्य के जारी रहने या कार्य के होने का बोध होता है, मतलब जो जारी रहता है, होता है, वह दिखाई पड़ता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, प्रेजेंट टेंस के लास्ट में पहचान कैसे करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में लास्ट में मोस्टली है, हो होता है या ता है, ती है, ते होता है। ठीक है, तो ये स्पेशली क्या हुआ आपका प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप्स मैंने बताया था, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम पहले उसको चर्चा करते हैं और उसके जितने भी रूल्स होते हैं, बन सकते हैं, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला शुरुआत करते हैं टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये जो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, आप बोलेंगे जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है अथवा है, हो। जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है अथवा है, हो अथवा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से एक बार देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या बोला कि द सेंटेंस विच हैज ता है, ती है, ते है और है, हो एट द एंड ऑफ सेंटेंस और विच डिनोट्स एन ऑनगोइंग या गोइंग ऑन एक्शन इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया बात? जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है अथवा है, हो अथवा वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी मैंने आपसे बताया था कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है। एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिखाते हैं, ये पहला हुआ। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिखाता है क्या, कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, जाता है। अब फ्रेंड्स जरा यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह एक विद्यार्थी, यहाँ पर लास्ट में वाक्य अंत में आना चाहिए। यहाँ पर वाक्य अंत में क्या है, केवल है, क्या है, केवल है। और यहाँ पर वाक्य अंत में क्या है, ता है, ता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कहा जा रहा है, यही तो हमने बताया यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वह टेंस होता है जिसके अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, हो अथवा है, हो आए अथवा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का या जारी रहने का बोध हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर धीरे धीरे ग्रामर की ओर जा रहा हूँ, धीरे धीरे सेंटेंस की ओर जा रहा हूँ, रूल की ओर जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर आप वर्ब का टॉपिक पढ़े हो या ना पढ़े हो तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर वर्ब में जाके देखिएगा। वहां पर वर्ब में मैंने 2 प्रकार की वर्ब, मुख्य रूप से वर्ब तो और बताई थी, लेकिन 2 प्रकार की वर्ब यहाँ पर बताई थी जो कि ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ऑक्सिलरी में क्या फ्रेंड्स, उस ऑक्सिलरी में मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल की बात किया था, मॉडल ऑक्सिलरी की बात किया था। प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम वर्ब को कैटेगराइज करें कि वर्ब के प्रकार में, तो वर्ब लिंकिंग वर्ब भी कह जाती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में ही मॉडल ऑक्सिलरी का नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो मॉडल ऑक्सिलरी जाती है,
प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आती है और मॉडल ऑक्सिलरी आती है। क्या होता है प्राइमरी और मॉडल, मैंने चर्चा किया है, डिटेल में चर्चा किया है। आप जाइएगा, वर्ब का टॉपिक खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि मैंने प्राइमरी की बात किया है, मैंने मॉडल की बात किया है, मैंने लिंकिंग वर्ब की बात किया है, मेन वर्ब की बात किया है, हेल्पिंग वर्ब की बात किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें हमने वहां पर चर्चा किया है। तो उसको आप डिटेल में जाकर के पढ़ लीजिएगा। बड़े सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपसे बताया कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस उठाते हैं उसमें कोई ना कोई वर्ब जरूर होती है। और आप जानते हैं कि जो वर्ब होती है, वर्ब ऑलवेज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होती है, यानी वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट जिस नेचर का होता है, जिस मूड का होता है, सब्जेक्ट यानी कि नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिमिलर, क्योंकि दो प्रकार का सब्जेक्ट होता है, इनकी चर्चा भी मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बहुत ढेर सारी किया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि सिंगल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट के नेचर, अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो वर्ब का निर्धारण हमेशा सब्जेक्ट के आधार पर होता है। अब प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होती है, बिना वर्ब के सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट का होना या ऑब्जेक्ट का ना होना, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है, मैंने आपसे कहा कि दोनों सेंटेंस यहाँ पर दिया है, दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में वर्ब यहाँ पर भी है और यहाँ पर जाता है, दोनों में वर्ब है। लेकिन दोनों में जो वर्ब यूज हुई है वो थोड़ी सी हट करके आती है। मतलब सेंटेंस जो होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में या तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा और या तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, या तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा या तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो लिंकिंग वर्ब के रूप में आने वाली वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, वो इज एम आर होती है। ये जो इज एम आर होती है ना, ये इज एम आर हमेशा क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट में आने वाली लिंकिंग वर्ब के रूप में आने वाली क्रियाएं होती हैं। इज एम आर का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आने वाली वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें इज एम आर नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या होता है, डू या डज। ये जो डू या डज है ना, ये डू या डज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाली क्रियाएं होती हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। और ये जो इज एम आर है, ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के रूप में यूज होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होती है, बल्कि ये किस रूप में यूज होती है, लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, एलवी के रूप में यूज होती है। तो इस प्रकार से अगर हम वर्ब के आधार पर सेंटेंस को बांटे तो हमारा सेंटेंस दो प्रकार का हो जाता है। एक वह सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, और वह सिंपल सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब का यूज होता है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आइए यहां से शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर की बात। तो हमारी जो हेडिंग हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हेडिंग क्या होगी, हेडिंग हो जाएगी द सेंटेंस विच हैज लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस, लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। या अगर अंग्रेजी में आप डालना चाहते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा द सेंटेंस विच हैज लिंकिंग वर्ब एज वर्ब। जिस सेंटेंस में, जिस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब फ्रेंड्स जब हम सेंटेंस के प्रकार की बात किए थे, आप जाइएगा वहां पर भी मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाए हैं। मैंने उसमें बताया था कि मुख्य रूप से सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मेन सेंटेंस है। इसके अतिरिक्त भी मैंने कुछ सेंटेंस बताया, जैसे कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस बताया था, कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा किया था, मैंने ऑपरेटिव सेंटेंस की बात बताई थी। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये जो एक्सक्लेमेटरी इम्परेटिव होता है ना, ये सिंपल सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से सेंटेंस तीन ही प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस पुनः चार सब टाइप में होता है।
जिसमें पहला क्या होता है, अगर पहले डालेंगे तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या होता है आपका फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जो चौथा होता है इसका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार का सब टाइप्स होता है आपका इसमें। और फिर जो असर्टिव होता है उसके फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है क्या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। बहुत डिटेल में मैंने चर्चा किया है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस के टाइप्स को नहीं जानेंगे, जब तक आप वर्ब के टाइप्स को नहीं जानेंगे, तब तक टेंस को थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए आपको वहां पर जाना होगा और उसको आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर हम जब आप टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में मुख्यतः ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर पहला किसका होता है, पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव बोलते हैं, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसमें लिंकिंग वर्ब होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। जब भी हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या होगा, पहले उसमें होता है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, एलवी, एल से लिंकिंग, वी से वर्ब, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। अब आपके मन में आएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बहुत विशद चर्चा किया है कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार के बारे में। 3 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है, इन सबकी चर्चा किया। लेकिन प्लीज जाइए वहां पर प्लेलिस्ट में, खोलिए और इसको पढ़िए, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैंने कहा कि जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है उसका अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हम अंग्रेजी में ट्रांसफर करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होता है, और फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो लिंकिंग वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो लिंकिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो सब्जेक्ट के नेचर के आधार पर ही हमारा लिंकिंग वर्ब यहाँ पर आता है, ये चीज मत भूलिएगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होगी, लिंकिंग वर्ब के रूप में हमेशा इज, एम, आर का ही प्रयोग होता है। इज, एम, आर। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। एम जब सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और आर जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इज सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, इसलिए जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट के प्रकार भी मैंने बताया मेरे भाई। इसलिए सब्जेक्ट में आप जाइएगा और देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, हम उनके वो देखिएगा वहां पर। तो ये होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, क्या क्या आता है यहाँ पर, थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो दो दे होता है वो प्लूरल होता है। इसीलिए जब थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट याद रखिएगा, ही, सी, इट के साथ सिंगुलर होगा, और दे को छोड़ दिया जाएगा तो दे के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, अर्थात अगर सब्जेक्ट ही से इट है अथवा किसी का नाम है, कोई प्रॉपर नाउन है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट अगर दे है या सेकंड पर्सन का नाउन है या फर्स्ट पर्सन का नाउन है, प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। लेकिन आप याद रखिएगा कि सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ये दो होता है। सेकंड पर्सन में केवल यू होता है, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन वाले पार्ट में देखिएगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट माना जाता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होते हैं, और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपसे बोला कि अगर सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो या कोई प्लूरल नाउन हो या थर्ड पर्सन का दे हो, तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होगी, वो प्लूरल यानी कि आर होगी। क्या होगी, आर होगी। लेकिन इसमें भी ध्यान ये देना है कि फर्स्ट पर्सन में आई को छोड़कर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई होगा तो आई के साथ आर का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव, कि मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के साथ साथ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का हुआ। अब यहाँ पर हम निगेटिव की बात करें तो अगर आप निगेटिव की बात करते हैं फ्रेंड्स, निगेटिव का क्या होगा, निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट करते हैं,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब करते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉट के बाद फिर यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें क्या होता है, जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये अफर्मेटिव, ये क्या हुआ आपका निगेटिव। अब फिर देखिएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जिस प्रश्नवाचक, हिंदी में अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर उसकी शुरुआत क्या से होती है, क्या शब्द से होती है, जैसे क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, क्या वह विद्यार्थी है, क्या वह लड़की है, क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो ऐसे सेंटेंस के का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। और अगर हिंदी में प्रश्नवाचक सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब बीच में आते हैं वाक्य, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। और अगर हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, किससे, किसको, है, कैसे, ये शब्द आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ और होगा। अब ये जो आपका पहला स्ट्रक्चर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ऐसे सेंटेंस, दो प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए दिखाया है कि अगर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है सिंपल सेंटेंस में, तो उसके दो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। क्या? एक तो ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या होती है, जिसकी शुरुआत क्या से होती है। जिसकी शुरुआत क्या से होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब को रखते हैं। लिंकिंग वर्ब इस हमारे को यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन फिर यहाँ पर क्या है, फिर ये तो पहला स्ट्रक्चर हुआ जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, यानी जिस प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब। जैसे तुम क्या करते हो, वह क्या है, क्या वह एक विद्यार्थी है। ये सेंटेंस क्या है, इसमें क्या शुरू में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह क्या एक विद्यार्थी है, ये दूसरा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या शब्द आ गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब आता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करते हैं? WH वर्ड से करते हैं। WH वर्ड के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है बॉस, कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला लगाना मत भूलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस गड़बड़ रहता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर हुए। एक चीज यहाँ पर और नोटिस करना है, क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो, इंट्रोगेटिव भी हो और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निषेधात्मक शब्द नहीं का भी प्रयोग हुआ, तब हम क्या करेंगे? तब हम नहीं की अंग्रेजी नॉट या नो का प्रयोग कहां पर करेंगे? ये जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, उस कंडीशन में जब सब्जेक्ट में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब का बोध हो और साथ ही साथ नहीं शब्द का भी बोध हो, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में हम क्या यूज करेंगे? नॉट या नो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में हम यहाँ पर नॉट या नो का प्रयोग करेंगे। तो ये तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा? अगर कोई सेंटेंस हिंदी में आपको मिले, उसे ट्रांसलेट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और लिंकिंग वर्ब के रूप में आप जानते हैं कि इज, एम, आर का प्रयोग होता है, जिसमें इज सिंगुलर होता है, एम केवल और केवल जब सब्जेक्ट के रूप में आई होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई होता है, तो वहां पर हम एम का प्रयोग करते हैं वर्ब का। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे, और कोई भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, और कोई भी प्लूरल नाउन अगर होता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट।
दूसरा, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, फिर लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं और फिर हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर उसका ट्रांसलेशन होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस, अंग्रेजी में सेंटेंस की शुरुआत लिंकिंग वर्ब से होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के पहले लिंकिंग वर्ब आ गया तो आप इसको खुला छोड़ दीजिए, नहीं, सब्जेक्ट का जो नंबर होगा उस नंबर का प्रभाव इस लिंकिंग वर्ब के ऊपर पड़ेगा, इसीलिए सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के आधार पर लिंकिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। अब बात अगर हम WH वर्ड की करें तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसके बीच में WH वर्ड यानी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड पहले लिखते हैं अर्थात जो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द आते हैं पहले उनकी अंग्रेजी हम उठा करके यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी हो लेकिन साथ ही साथ निगेटिव भी हो तो ऐसे कंडीशन में निगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में ही आएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि लिंकिंग वर्ब या WH वर्ड या लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के बीच में लगा दीजिए, नहीं, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, फिर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल जरा दिखाते हैं आपको हम। देखिए, पहला सेंटेंस हमारे लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। 3-4 सेंटेंस में देता हूं, इकट्ठा ट्रांसलेट करूंगा। पहला सेंटेंस यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर क्या है, तुम एक गायक नहीं हो, तुम एक गायक नहीं हो। तीसरा मैंने यहां पर दिया, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं। और एक चौथा सेंटेंस यहां पर मैं दे रहा हूं, चौथा सेंटेंस दे रहा हूं, वह निर्दयी क्यों है, वह निर्दयी क्यों है। ये 4 सेंटेंस यहाँ पर है। अब जरा पहला सेंटेंस देखिए, वह एक खिलाड़ी है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर देखिएगा इसकी पहचान है, मतलब ये जो आपका लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं इसकी पहचान होती है कि ऐसे सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है नहीं होता है। क्योंकि जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है हो जाएगा फिर उसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जो लिंकिंग वर्ब वाले सब सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो का प्रयोग ही किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखूं वह एक खिलाड़ी है तो इसको अगर ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव है फ्रेंड्स। क्या यहाँ पर है, ये सेंटेंस क्या है, ये अफर्मेटिव का है, क्योंकि अफर्मेटिव में नहीं शब्द का बोध नहीं होता या क्या, क्यों, कैसे का बोध यहाँ पर नहीं होता। तो ये क्या हुआ, वह एक खिलाड़ी है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का नहीं बल्कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही ये मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है, सिंगुलर। तो ही यहाँ पर है थर्ड पर्सन का। अब मैंने आपसे बोला था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर वर्ब क्या होगी, वर्ब 3 ही है ना यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, या तो इस एमआर में से कोई एक सा होगी। मैंने आपसे बोला था कि इस का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ अर्थात ही से इट के साथ, दे के साथ नहीं, क्योंकि दे प्लूरल होता है। तो ही से इट के साथ, अगर यहाँ पर ही से इट है, ही से इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अर्थात सिंगुलर नाउन का मतलब कोई प्रॉपर नाउन है, कोई नेमिंग वर्ड है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं और ये भी सिंगुलर माना जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईच हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर है, चूंकि एक है ना, अब कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक खिलाड़ी बचा, एक खिलाड़ी यहाँ पर चूंकि, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेयर।
यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ए। मैंने आर्टिकल का यूज बताया है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये चीज जाकर के भी आप पढ़िएगा वहां पर नाउन नंबर में और नाउन आर्टिकल में। तो ही इज अ प्लेयर, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें इज क्या है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और अ प्लेयर क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम एक गायक नहीं हो, यानी यहाँ पर नहीं शब्द का बोध हुआ है, और जिस सेंटेंस में नहीं शब्द का बोध होता है वो क्या होता है, वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुम, और तुम क्या होता है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने अभी आपको बताया था कि यू क्या है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, और यू मैंने अभी आपसे बोला था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि यू जो होता है वो प्लूरल माना जाता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन होता है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए तुम यू हो गया यहाँ पर। अब यू अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, और वर्ब प्लूरल क्या है यहाँ पर आर। तो यहाँ पर यू के साथ आर हो जाएगा, आर के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब, उसके बाद नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, और फिर आ सिंगर, यू आर नॉट आ सिंगर। क्लियर? ये नेगेटिव सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका हुआ था। अब तीसरा देखिए यहाँ पर दिया है इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है। मैंने अभी आपसे बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो प्रकार से होगा। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई है, और आई के साथ कौन सी वर्ब आती है, लिंकिंग वर्ब। मैंने बोला था कि अगर सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। इसका मतलब अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, एम का प्रयोग, एम आई। अब यहाँ पर क्या है, ये तो आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और फिर यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पर हो जाएगा आ, फिर यहाँ पर दिया है गुड, और फिर यहाँ पर है बॉय। एम आई आ गुड बॉय, एम आई आ गुड बॉय। क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये तो सेंटेंस की हुई। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पर देखिए, वह निर्दयी क्यों है, यहाँ पर बीच में क्या दिया है, क्यों, वाक्य बीच में दिया है। यानी अब मैंने बोला था कि अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द आता है, तो ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है इसको हम पहले लिखते हैं। तो क्योंकि किस माने क्यों होता है, वाई, सबसे पहले आप वाई करेंगे यहाँ पर, वाई के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब किसके आधार पर होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, यानी ही, मास्कुलिन जेंडर का है, तो यहाँ पर ही करेंगे, और ही सिंगुलर है तो ही सिंगुलर है, इसलिए ही के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस का प्रयोग करना पड़ेगा, फाइल इस, यहाँ पर ही करना पड़ेगा, और ही के बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर, क्रूएल, CRUEL, पर बाद में क्वेश्चन मार्क। तो वाई इज ही क्रूएल। तो ये चार सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रक्चर और आपको बता देता हूं, नेगेटिव वाला दिखा देता हूं कि मतलब अगर क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव हो और नेगेटिव हो तो क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है क्या रमेश एक शिक्षक नहीं है, क्या रमेश एक शिक्षक नहीं है। आप देखिए सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो भी रही है, और सेंटेंस के बीच में क्या है, नहीं शब्द भी है, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, निषेधात्मक भी है। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत पहले हम क्या करेंगे, क्या सेंटेंस के पहले क्या आ रहा है, तो अब यहाँ पर रमेश क्या है, नेमिंग वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर रमेश जो है, रमेश तो लिखा जाएगा, लेकिन रमेश के पहले लिंकिंग वर्ब होगा। रमेश सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, इज रमेश। और फिर यहाँ पर मैंने कहा है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ टीचर, कॉम्प्लीमेंट, आ टीचर, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इज रमेश नॉट अ टीचर, ये उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है।
तो फ्रेंड्स, ये चर्चा मैंने आज किसकी की है? ये चर्चा मैंने की है ऐसा सिंपल सेंटेंस, ऐसा अफर्मेटिव, सॉरी, ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हूं का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा इस पर, वो हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस के बाद, फिर हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट की बात, फिर आप कंटिन्यूअस की बात करेंगे। अभी और कंटिन्यूअस के पहले इंडेफिनिट में बहुत सारे आपको लॉट ऑफ रूल्स मिलेंगे, तो उनको हम देखेंगे। लेकिन फिर आपसे बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और साथ ही साथ आज शाम 7 बजे मैं लाइव आऊंगा। लाइव किस लिए आऊंगा? मैंने पहले बताया कि एमबी बुक को प्रैक्टिस कराऊंगा, इसलिए अगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेकार होता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सब अपने दोस्तों यारों से बोल दीजिएगा कि 7 बजे लाइव जरूर वीएन क्लासेस पर आए और हमारे साथ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।